everyone, I Rohan Sharma welcome you to Abhyas Institute of Education. स्टार्ट करते हैं वीडियो नंबर 2 ऑफ द चैप्टर द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। वीडियो नंबर 1 में क्या किया था, वो जल्दी से उसका रिकैप करते हैं। वीडियो नंबर 1 में बात की थी, इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या, एन ऑफ अ पेंटिंग पेंटेड बाय फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोरियो। ये भी डिस्कस किया था दैट अगर वो क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो उसका आंसर कैसे करना है। अगर इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो नीचे लिंक होगा, उस पर क्लिक कीजिए एंड वॉच दैट वीडियो। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं फ्रांस की। जैसे हमें पता है क्लास 9 में हमने पढ़ा था, फ्रांस में रेवोल्यूशन आया, उसको कहते हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में। इस रेवोल्यूशन के दौरान ऐसे कई चेंजेस आए जिसकी वजह से द कंट्रोल ऑफ द कंट्री मूव्ड फ्रॉम एन एब्सोल्यूट मोनार्क टू फ्रेंच सिटीजंस। 1789 के रेवोल्यूशन के दौरान ऐसे कई चेंजेस आए जिसकी वजह से फ्रांस एक मोनार्की से एक ऐसी कंट्री बन गई जहां पे कंट्रोल लोगों के हाथ में आ गया। The sovereignty shifted from an absolute monarch to French citizens. ये भी डिसाइड किया गया, ये भी प्रोक्लेम किया गया दैट अब से फ्रांस की डेस्टिनी उसके सिटीजंस डिसाइड करेंगे, ना कि एक किंग। उससे पहले 1789 तक फ्रांस एक किंग के अंडर थी, इट वॉज अंडर अ एब्सोल्यूट मोनार्की। ऐसे कई डिसीजंस भी लिए गए, ऐसे कई मेजर्स भी लिए गए जिससे अ सेंस ऑफ कॉमन नेशनहुड, एक सेंस ऑफ कॉमन नेशनैलिटी लोगों में आई। जैसे कि फीलिंग्स ऑफ ली सिटियोने, ली पैट्रे वाज द फादरलैंड, ली सिटियोने द सिटीजंस। इनको ज्यादा बढ़ावा दिया गया, लोगों में इनको पॉपुलर किया गया। उसके साथ साथ कई सारे और मेजर्स भी लिए गए, जैसे कि एक ट्राई कलर नेशनल फ्लैग डिसाइड किया गया कि वो रॉयल जो फ्लैग था पहले उसको रिप्लेस करेगा। जो स्टेट जर्नल थी अब उसकी जगह एक बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजंस आएंगे जिसका नाम होगा नेशनल असेंबली। ओथ्स वर टेकन, हाइम्स वर मेड एंड द मार्टियर्स कॉमेमोरेटेड इन द नेम ऑफ द नेशन। ये सब अब एक राजा के लिए नहीं, किसी डायनेस्टी के लिए नहीं, देश के नाम पे किया जाएगा। उसके साथ साथ एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा। जितने भी इंटरनल ड्यूज थे, जितने भी इंटरनल ड्यूटीज थी, उन सबको हटा दिया जाएगा, दे वर अबॉलिश्ड एंड कॉमन सिस्टम आएगा वेट्स का, मेजर्स का, करेंसी का। लैंग्वेज में भी एक मेजर चेंज आया, द लैंग्वेज ऑफ फ्रांस दैट इज फ्रेंच। इसके उस टाइम पे कई सारे अलग अलग डायलेक्ट्स थे, इसको बोलने का तरीका अलग अलग था, लिखने के तरीके में अलग की वेरिएशंस थी, लेकिन ये डिसाइड किया गया दैट जैसे पेरिस में लैंग्वेज बोली जाती है वही उसी तरह का डायलेक्ट, उसी तरह की सारी चीजें इस लैंग्वेज की ऑल ओवर दी फ्रांस, ये सब डिसाइड की गई कि वहां पे भी उसको फैलाया जाएगा और वही फाइनलाइज होगी। फर्दर रेवोल्यूशनरीज ने ये प्रोक्लेम किया दैट अब उनकी ड्यूटी है दैट नेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को, इसके आइडिया को ऑल ओवर दी यूरोप इसको फैलाएंगे। इन अदर वर्ड्स इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो जो नेशनहुड का जो कॉन्सेप्ट था ये फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज, ये फ्रेंच सिटीजंस ऑल ओवर द यूरोप फैलाएंगे, उनको भी एक नेशन स्टेट में डेवलप होने में हेल्प करेंगे। सो जैसे जैसे फ्रांस में जो हुआ उनके इवेंट्स की खबर जब बाकी स्टेट्स ऑफ यूरोप में पहुंची, यूरोप के बाकी स्टेट्स में पहुंची, तो वहां पे भी जैकोबिन क्लब्स खुलने शुरू हुए। इन सब इवेंट्स ने कहीं ना कहीं आगे जाके फ्रेंच आर्मी को दूसरे स्टेट्स में एंटर करने में काफी हेल्प की, चाहे वो स्विट्जरलैंड हो, चाहे वो हॉलैंड हो या फिर मच ऑफ इटली। यहाँ पे फ्रेंच आर्मी इन इवेंट्स की वजह से काफी आराम से एंटर हो पाई। जब नेपोलियन ने ये देखा दैट उसके अंडर, फ्रेंच आर्मी के अंडर एक बहुत बड़ा एरिया आ चुका है, तो उसने आराम से एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स उठाने शुरू किए जो पहले से फ्रांस में ले चुका था। फॉर श्योर जो एरिया नेपोलियन के अंडर आए थे वो डेमोक्रेटिक तो नहीं हुए, वो डेमोक्रेसी वहां पे नहीं आई, बल्कि डेमोक्रेसी उसने बिल्कुल हटा दी। लेकिन जो उसने एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस किए, एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के तरीकों में बदलाव जो लाया वो काफी अच्छे थे। They were known as the Civil Code of 1804। इनको सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर नेपोलियनिक कोड के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय नेपोलियनिक कोड या फिर व्हाट डू यू मीन बाय सिविल कोड ऑफ 1804। सो व्हाट वाज दिस नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804? इस
सिविल कोड ऑफ 1804 या फिर नेपोलियन कोड के हिसाब से नेपोलियन डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ। जो भी बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिल रहे थे उसने उन सबको हटा दिया। कुछ यूनिफाइड सिस्टम लाया एडमिनिस्ट्रेशन में, वेट्स में। जितने भी सर्वडम थे, जितने भी फ्यूड्स थे, इनको फ्री कर दिया। दैट अब कोई सर्वडम का सिस्टम नहीं होगा। एक सेंट्रलाइज सिस्टम लाया एडमिनिस्ट्रेशन में। इंटरनल ड्यूटीज को हटाया, पूरे सिस्टम को रैशनल किया, एफिशिएंट किया। उसी के साथ साथ उसने राइट टू प्रॉपर्टी दी एंड ऑल वर मेड इक्वल बिफोर द लॉ। लॉ के आगे हर बंदा इक्वल माना जाएगा। प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ हट जाएंगी एंड ईच पर्सन को राइट टू प्रॉपर्टी दिया जाएगा। अब बिजनेसमैन, पीजेंट्स, इन सबको समझ आया, इंडस्ट्रियलिस्ट, इन सबको समझ आया दैट जो भी ये सिस्टम लाया है नेपोलियन, इनकी वजह से उनको काफी फ्रीडम मिली है। उनको कैपिटल, पैसे एंड गुड्स को कंट्री के अंदर अंदर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काफी मदद हो रही है, जिसकी वजह से उनका बिजनेस बढ़ रहा है। फार्मर्स को भी कहीं ना कहीं फायदे मिल रहे थे। बट वन थिंग विच बिकेम अ प्रॉब्लम वाज दैट वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिवोल्यूशंस तो बहुत अच्छे लाया था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स तो बहुत अच्छे लाया था, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज देखने वाली है दैट उसने डेमोक्रेसी हटा दी एंड वापस एक एब्सोल्यूट मोनार्की का रूल जो था वो वापस ले आया। सो उसने जितने भी बेनिफिट्स दिए अपने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की वजह से, उन सबको आउटवे किया उसके एब्सोल्यूट मोनार्की के रूल जो वापस लाया था, डेमोक्रेसी को जो हटा दी थी उनने। मतलब क्या है? मतलब है कि फायदे तो उसने बहुत दिए, लेकिन जो उसके नेगेटिव थे वो इन पॉजिटिव थिंग्स के ऊपर आउटवे हो गए, भारी पड़े। इसी वजह से कई सिटीजन्स ने, कई दूसरे शहरों के लोगों ने पहले तो फ्रेंच आर्मीज को एज अ साइन ऑफ लिबर्टी माना, दैट ये हमें लिबर्टी दिलाने आए। बट आराम आराम से इनिशियल एंथुसियाज्म खत्म हुआ एंड आराम आराम से दे बिकेम अगेंस्ट देम। ये फ्रेंच आर्मीज के अगेंस्ट हो गया। यही हॉलैंड में हुआ, इटली में हुआ, डेनमार्क में हुआ एंड जर्मन स्टेट्स के भी कुछ पार्ट्स में हुआ। अब उसने नेपोलियन ने ऐसे क्या क्या चेंज लाए कि लोग उसके अगेंस्ट हो गए। वो अपने साथ साथ सेंसरशिप लाया कि आप अपनी वर्ड से कुछ भी प्रिंट नहीं कर सकते। सेकेंड, उसने ये कंपल्सरी किया दैट जितने भी एबल बॉडीड मेन हैं वो उसकी आर्मी में जबरदस्ती उनको पार्ट लेना ही पड़ेगा, ताकि जो यूरोप के पार्ट्स बच गए हैं उनको भी कॉन्कर किया जा सके। टैक्सेस इंक्रीज हो गए। तो ये सारी चीजें थी जिनकी वजह से वो लोग जिन्होंने पहले बहुत खुशी खुशी फ्रेंच आर्मीज को वेलकम किया था, वो भी आराम आराम से इनके अगेंस्ट हो गए, नेपोलियन की आर्मीज के, फ्रेंच आर्मीज के अगेंस्ट हो गए। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आया होगा यहाँ तक। इसके अंदर से क्वेश्चंस क्या क्या आते हैं दैट फ्रेंच सिटीजन्स ने ऐसा क्या क्या मेजर्स लिए, फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने ऐसे क्या क्या मेजर्स लिए जिससे एक कॉमन नेशनहुड, एक कॉमन यूनिटी की जो चीज है वो फीलिंग उनके अंदर आई। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है अबाउट द नेपोलियन कोड ऑफ 1804, सिविल कोड ऑफ 1804 क्या क्या था, उसके क्या क्या प्रोविजंस थे। प्रोविजंस मेन 3 थे, दैट राइट टू प्रॉपर्टी देंगे, इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड जितने भी प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ थे उनको हटा दिया जाएगा। उसके साथ साथ सर्वडम बिल्कुल खत्म हो जाएगा, सर्व्स को बिल्कुल फ्री कर दिया जाएगा, एक यूनिफॉर्म सिस्टम आएगा, राशन सिस्टम आएगा, सेम वेट्स एंड मेजर्स होंगे। ये सब भी आपको लिखना पड़ेगा। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ है। अगले वीडियो में आगे चलेंगे इस चैप्टर में। फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।